सेशन में मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए थे हम लोग, और आई होप आप ईएसई प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का न्यूमेरिकल अप्रोच, जो कि सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो में आपको सिर्फ न्यूमेरिकल मिलेगा, और सबसे पहला जो क्वेश्चन है हम बेसिक्स से लेके चल रहे हैं, इसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको फिक्स्ड बीम ए बी सी डी, ये बीम दिख रहा है, और इसमें आपको एनालाइज करना है मूवमेंट का वैल्यू, फाइनल जो मूवमेंट ए पे आएगा, फाइनल मूवमेंट जो बी पे आएगा, सी पे आएगा और डी पे आएगा। क्वेश्चन में क्या दिया रहता है, एनालाइज द स्ट्रक्चर बाय मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, या फिर ऐसे ही दे दिएगा कि एनालाइज द स्ट्रक्चर, तो आपको मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से ये सोल्व करने में आसानी होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में, सबसे पहला स्टेप फिक्स्ड इन मूवमेंट निकालते हैं। क्वेश्चन में फिक्स्ड इन मूवमेंट निकालते हैं, सब स्पेन क्या, जैसे ए बी का हो गया, बी सी का हो गया और सी डी का हो गया। फिक्स्ड इन मूवमेंट क्या होता है, कोई भी अगर ये बीम स्पेन का ये बीम है, तो अगर हम इसको फिक्स्ड करके जो मूवमेंट निकालेंगे वो होता है फिक्स्ड इन मूवमेंट। तो फिक्स्ड इन मूवमेंट निकालेंगे, पहला स्टेप फिक्स्ड इन मूवमेंट आपको स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर टेबल हम लोग बनाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर टेबल बनाएंगे। ऑलरेडी बता चुके थे कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है और उसका टेबल कैसे बनाते हैं। अभी हम लोग यहां पे भी देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैसे करते हैं। अब स्टेप 3 में क्या करना है, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, मूवमेंट का जो कैलकुलेशन होता है तो वो हम लोग स्टेप 3 में करेंगे, और जो चौथा होगा स्टेप वो फाइनल जो होगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, अगर क्वेश्चन में बोलता है तो आइए हम लोग सबसे पहले इस बीम का जो ये बीम है इसमें सबसे पहले हम लोग फिक्स्ड इन मूवमेंट निकालते हैं। तो फिक्स्ड इन मूवमेंट फॉर अ स्पेन ए बी, अब ए बी स्पेन के लिए अलग अलग स्पेन के लिए बनाएंगे, ए बी के लिए, बी सी के लिए और सी डी के लिए। ए बी स्पेन के लिए क्या करेंगे, ए और बी दोनों पॉइंट को फिक्स करते हैं, तभी तो हम लोग फिक्स्ड इन मूवमेंट निकालते हैं, तो इसलिए यहां पे दोनों फिक्स करके दिखाया हुआ है। तो फिक्स्ड इन मूवमेंट फॉर ए बी, इसको किससे डिनोट करेंगे, एम ए बी बार से डिनोट करते हैं। आप एफ एम ए बी भी लिख सकते हैं, एफ ए बी भी लिख सकते हैं, तो ये भी लिख सकते हैं। तो एम डैश बार ए बी भी लिख सकते हैं। तो फिक्स्ड इन मूवमेंट फॉर ए बी क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है इसका डब्ल्यू ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, डब्ल्यू ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। अगर ये ए है और ये बी है तो, और ये डब्ल्यू लग रहा है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा फिक्स्ड इन मूवमेंट फॉर ए बी डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, और ये माइनस में होता है। अभी हम लोग जितना भी पढ़ेंगे ना, तो उसमें कैलकुलेशन का जो साइन कन्वेंशन होगा, क्लॉकवाइज के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा तो उसको नेगेटिव लेंगे, और क्लॉकवाइज जो मूवमेंट होगा उसको पॉजिटिव लेंगे। तो यहां पे एम ए बी बार लेंगे तो माइनस डब्ल्यू ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज को माइनस लिए हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गया, देखिए डब्ल्यू का वैल्यू, यहाँ पे डब्ल्यू का वैल्यू 60 है तो 60 लिख दिए, ए का वैल्यू 4 है तो 4 लिख दिए, बी स्क्वायर 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 स्क्वायर, तो इसका वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो माइनस 26.67 किलो न्यूटन पर मीटर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरह एम बी ए कैलकुलेट करेंगे तो डब्ल्यू ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, तो डब्ल्यू का वैल्यू 60, बी का वैल्यू 2 मीटर हो जाएगा, ए का वैल्यू 4 मीटर स्क्वायर होगा, और एल का वैल्यू 6 हो जाएगा, 4 और 2 6, तो इसका जो वैल्यू कैलकुलेट हो गया आएगा वो 53.33 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा। जो यूनिट होता है मूवमेंट का क्या होगा, न्यूटन मीटर होता है, तो यहाँ पे किलो न्यूटन मीटर में आ गया। उसी तरह स्पेन बीसी के लिए करेंगे, ये स्पेन बीसी है, आप वहां से स्पेन बीसी के लिए निकालेंगे, तो स्पेन बीसी में यूडीएल लोड लग रहा है, तो यूडीएल के लिए जो फिक्स्ड इन मूवमेंट होता है माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 होता है। आप सब इस सबको याद रखिए कि इसके लिए डब्ल्यू ए मतलब अगर यूडीएल सॉरी पॉइंट लोड रहेगा तो डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाई एल होगा, और दूसरा पॉइंट पे होगा डब्ल्यू बी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर होगा। उसी तरह अगर यूडीएल रहेगा तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 होगा, माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर 12 फॉर बीसी के लिए, और सीबी के लिए कितना होगा प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 15 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे सीडी के लिए करेंगे, तो सीडी के लिए क्या करेंगे, अगर स्पैन में ये एल बाई 2 है, अगर ये एल बाई 2 है तब डब्ल्यू एल बाई 8 होता है। अगर ए है और बी है, ये दोनों अलग अलग डिस्टेंस है, तो डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर होता है एक, और एक होता है डब्ल्यू
बी स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल, एल स्क्वायर ये होता है, जो कि हमें भी पहला स्पेन के लिए बनाए थे। तो यहाँ पे डब्ल्यू एल बाई 8 हो जाएगा। तो डब्ल्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 30 दिया हुआ है, ठीक है, और एल का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ है। तो डब्ल्यू एल बाई डब्ल्यू इंटू 8/8, तो यहाँ पे -30 आ जाएगा और ये +30 हो जाएगा। तो पहला स्टेप जो था हम लोग फिक्स्ड इन मूवमेंट, और हम लोग फिक्स्ड मूवमेंट कैलकुलेट कर चुके। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है वो ज्वाइंट पे ही होता है, हम लोग ज्वाइंट पे ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, देखिए ज्वाइंट, दो ज्वाइंट है यहाँ पे, बी है और सी है। यहाँ पे जो ज्वाइंट है वो बी है और सी है। ए और डी को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ए के आगे कोई स्पेन नहीं है। जो स्पेन इंटरमीडिएट होगा उसी स्पेन के ज्वाइंट को कंसिडर कराते हैं। यहाँ पे ज्वाइंट बी और सी दो ज्वाइंट है जो कि इंटरमीडिएट है। तो ज्वाइंट बी से कौन कौन सा मेंबर जुड़ा हुआ है, बी ए जुड़ा हुआ है और बी सी जुड़ा हुआ है। ज्वाइंट सी से कौन कौन सा मेंबर जुड़ा हुआ है, सी बी जुड़ा हुआ है और सी डी जुड़ा हुआ है। देख लीजिए यहाँ पे ये ज्वाइंट बी है, बी से बी ए बी सी से सी बी सी डी, दो मेंबर जुटा हुआ है। तो हम लोग इसी फॉर्मेट में करते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे कि आपको वही करा होगा, बी से बी ए हो गया, बी सी हो गया, और सी से सी बी हो गया, सी डी हो गया। अब बी ए के लिए 4 मेंबर बी ए कितना होगा स्टिफनेस का वैल्यू। तो अभी हम बताए थे कि स्टिफनेस का वैल्यू जो होता है, अगर फार एंड फिक्स्ड होता है, अगर फार एंड फिक्स्ड होता है तो कितना होता है, 4EI/L होता है। अगर फार एंड हिंज्ड होता है तो कितना होता है, 3EI/L होता है। अगर फार एंड फ्री होता है तो 0 होता है। 3 टाइप का स्टिफनेस बताए थे कि इफ फार एंड इज फिक्स्ड, मतलब ये इंड पे निकाल रहे हैं और ये जो इसका अगला इंड है वो फिक्स्ड है, तो वो वहां पे जो स्टिफनेस का वैल्यू होगा वो 4EI/L होगा। अगर ये इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं और इसका अगला पॉइंट हिंज्ड है तो वहां पे जो स्टिफनेस का वैल्यू होगा वो क्या होगा, 3EI/L होगा। तो यहाँ पे जो मेंबर बी ए होगा, मेंबर बी ए यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर में, मेंबर बी ए जो है ये इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, सॉरी स्टिफनेस। तो इसका जो फार एंड है वो फिक्स्ड है। अगर हम सी पॉइंट पे निकालेंगे, चलिए पहले हम इसका देख लेते हैं बी पॉइंट पे। ज्वाइंट बी के लिए मेंबर बी ए और बी सी है, तो ज्वाइंट बी के लिए बी ए 4EI/L होगा, 4E, और आई का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 1.5I दिया हुआ है, तो एल और एल का वैल्यू 6 दिया हुआ है। तो आप इसको कैलकुलेट करिएगा, 4E इंटू 1.5I डिवाइडेड बाई 6, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, EI, तो इसलिए यहाँ पे EI लिख दिया। अब मेंबर ज्वाइंट बी पे मेंबर BC के लिए, अब देखिए यहाँ पे मेंबर BC के लिए, मेंबर BC के लिए आप अगर देखेंगे तो देखिए यहां पे हम निकाल रहे हैं स्टिफनेस, और इसका जो फार एंड है वो दिख तो रहा है हिंज्ड, ये दिख रहा है हिंज्ड, लेकिन क्या है ये, अगर कोई भी वो सपोर्ट अगर यहां पे हिंज दिख रहा है और उसके आगे एक दूसरा सपोर्ट है तो उसको फिक्स तरह से माना जाएगा। इसलिए क्योंकि यहां पे एक मतलब यहां पे ये रिएक्शन तो लग ही रहा है लेकिन मूवमेंट भी अप्लाई हो रहा है, यहां पे मूवमेंट भी लग रहा है, तो इसलिए ये जो सपोर्ट है वो फिक्स जैसा ट्रीट होगा। अगर इसके आगे कुछ नहीं रहता, अगर इसके आगे ये नहीं रहता तो हम इसको हिंज जैसा कंसिडर करते हैं, लेकिन ये फिक्स है तो इसको भी क्या मानना पड़ेगा, हम लोग को फिक्स ही मानना पड़ेगा। क्योंकि अगर इसके आगे वाला पोर्शन फिक्स है तो इसके अंदर वाला पोर्शन ऐसा तो नहीं होगा कम मजबूत होगा, उतना ही फिक्स होगा जितना ये है। तो आप अगर इंटरमीडिएट में होगा तो हम लोग फिक्स ही कंसिडर करेंगे। यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर ये नहीं रहता, फिक्स नहीं रहता, यहाँ पे सिर्फ ये रहता या फिर हिंज रहता, फिर भी अगर इंटरमीडिएट सपोर्ट है ये, अगर ये इंटरमीडिएट सपोर्ट है तो हम लोग 4EI/L ही लेंगे, ये फिक्स जैसा ट्रीट होगा, ठीक है, ये भी फिक्स जैसा ट्रीट होगा, यहां पे फिक्स होगा, ये भी फिक्स होगा। लेकिन यहीं पे अगर पूरा फ्री इंड रहता तो ये फिक्स जैसा कंसिडर नहीं होता, क्योंकि यहां पे ये बेंड हो सकता था, लेकिन ये फिक्स है तो ये भी फिक्स ही जैसा कंसिडर करेंगे हम लोग। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो इसीलिए यहां पे जो हम BC का लिखे हैं उसका भी 4EI/L रखे हैं। उसी तरह C का भी, C पे अगर निकाल रहे हैं, C भी कर रहे हैं, तो हम उसको फिक्स जैसा ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि एक मूवमेंट वहां पे क्रिएट हो रहा है, इसलिए वो क्या है, फिक्स सपोर्ट ही है, इसलिए यहाँ 4EI/L कर दिए। फिर उसी तरह CD के लिए क्या करेंगे, उसका तो फिक्स ऑलरेडी है तो फिर 4EI/L करेंगे। तो अब देखिए 4EI, I का वैल्यू यहाँ पे फॉर CB मेंबर के लिए कितना है, I का वैल्यू फॉर CB मेंबर के लिए, CB मेंबर के लिए I का वैल्यू सिर्फ I दिया हुआ है,
इसका जो वैल्यू दिया 1.5i दिया हुआ है, इसका जो वैल्यू दिया हुआ है वो 2i दिया हुआ है। और तो इसीलिए हम यहाँ पे फॉर CB में i सिर्फ पुट किए और CD में 2i दिया हुआ है तो 2i पुट कर दिए। और यहाँ पे L का वैल्यू 8 दिया हुआ तो ये वाला वैल्यू कैलकुलेट करिएगा तो EI आ गया। अब हम सारा मेंबर का स्टिफनेस तो निकाल लिए, सारा मेंबर का स्टिफनेस निकाल लिए। हमको क्या निकालना है? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्यों निकालना है? क्योंकि मूवमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तभी पता चलेगा कि कितना फाइनल मूवमेंट आ रहा है सब सपोर्ट पे। तो उसके लिए क्या करेंगे? आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इक्वल्स टू क्या होता है? स्टिफनेस ऑफ दैट मेंबर डिवाइडेड बाय टोटल स्टिफनेस, ये होता है। तो यहां पे क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम टोटल स्टिफनेस निकालेंगे। तो टोटल स्टिफनेस क्या होगा? ये EI का वैल्यू और ये 1.33 EI का वैल्यू दोनों जोड़ेंगे तो 2.33 EI होगा। ये सिर्फ ज्वाइंट B के लिए है, क्योंकि अलग स्टिफनेस ऑफ ज्वाइंट होता है, स्टिफनेस ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो स्टिफनेस ऑफ ज्वाइंट, तो हम ज्वाइंट पे क्या करेंगे? 2.3 हो गया यहाँ पे। फिर उसी तरह इस सी ज्वाइंट पे कितना स्टिफनेस हो रहा है, इस ये दोनों को जोड़ देंगे तो 2.33 होगा। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है फॉर मेंबर BA फॉर मेंबर BC। तो मेंबर BA के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होगा? इसका स्टिफनेस EI डिवाइडेड बाई टोटल इस ज्वाइंट का सिर्फ स्टिफनेस, मतलब 2.33 EI। EI से EI कैंसिल हो गया, 1/2.33 करेंगे तो कितना आएगा? आप अभी कर सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2.33, तो ये वैल्यू आ रहा है 0.429। इस एक्चुअली यहाँ पे हम ऑलरेडी कैलकुलेट करके लिखे हैं। देखिए आपको टाइम का इसमें कितना बचत हो रहा है, हम सारा चीज लिखे हुए हैं। अगर यही चीज हम यही प्रॉब्लम यही क्वेश्चन अगर बनाते तो कम से कम 45 मिनट से कम नहीं लगता, लेकिन अभी आप इस क्वेश्चन को सिर्फ 10 मिनट्स में हम समझा सकते हैं। आपको बनाने में ऑलरेडी लगेगा 45 मिनट, आप अगर अपने से बनाइएगा तो जरूर आधा घंटा तो जरूर लगेगा इसको। तो इसलिए रिकॉर्डेड वीडियो में इतना फायदा होता है कि आप डायरेक्टली इसका सब कुछ लिखा हुआ है, इसमें टाइम कम लगेगा। आप लोगों के पास टाइम कम है, 2 ही मंथ्स टाइम है और इसी में पूरा सिलेबस खत्म करना है, तो इट्स अ बिग डील। तो इसलिए हम रिकॉर्डेड वीडियो पे ही वीडियो ही बना रहे हैं, लाइव इसलिए नहीं कर रहे कि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा आप लोग का। ठीक है, C यहां पे फिर उसी तरह मेंबर BC के लिए निकाल लेंगे। तो मेंबर BC के लिए क्या होगा? मेंबर BC के लिए मेंबर BC का स्टिफनेस K ऑफ BC डिवाइडेड बाई टोटल स्टिफनेस। तो K ऑफ BC कितना है? 1.33 है, तो 1.33 डिवाइडेड बाई पूरा टोटल कितना है? 2.33 EI, ऊपर में भी EI है, EI कैंसिल हो गया तो 0.571 आ गया। तो इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आ गया। फिर उसी तरह CV का निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? इसका स्टिफनेस 1.33 डिवाइडेड बाई टोटल स्टिफनेस 2.33। अगर ये पूरा वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 0.571 आ जाएगा। तो यहाँ पे ज्वाइंट पे और हर मेंबर का हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल दिया। स्टेप तीसरा क्या है? तीसरा स्टेप में मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, मतलब मूवमेंट कैलकुलेट करना है। देखिए ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको यहीं पे समझने वाला चीज है। तो अब देखिए यहाँ पे मेरा जो न्यूमेरिकल था, जो क्वेश्चन था मेरा, ये इस टाइप का था। ठीक है, बीच में B है, यहाँ पे C है और इसके बीच में क्या है? UDL है। यहाँ पे लोड है और यहाँ पे लोड है, यही है। तो हम क्या किए? ज्वाइंट यहाँ पे लिख दिए, ज्वाइंट A का A यहाँ पे लिख दिए, A उतार दिए, B का B उतार दिए, C का C उतार दिए और D का D कर दिए। अब B क्या है? ज्वाइंट है, इससे 2 मेंबर कनेक्टेड है। C ज्वाइंट है, इससे 2 मेंबर कनेक्टेड है। और B मेंबर पे हम 2 डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाले। कौन कौन सा निकाले? BA का और BC का, और C मेंबर का निकाले CV का और CD का। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का जो वैल्यू है 0.429 यहाँ पे लिख दिए। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा 0.429 यहाँ पे लिख दिए। यहाँ का जो वैल्यू है 0.571 वहां पे लिख दिए। यहाँ पे 0.571 यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे 0.429 लिख दिए। ठीक है, और D पे ना ही हम निकाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो अब आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि A और D पे हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्यों नहीं निकाले हैं, क्योंकि इसके इधर कोई भी मेंबर नहीं है डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए। इसके इधर कोई भी मेंबर नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, इसलिए हम यहाँ पे नहीं गए। लेकिन यहाँ पे अगर मूवमेंट अप्लाई करते हैं तो वो मूवमेंट यहाँ पे जरूर डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो मूवमेंट यहाँ पे जरूर कैरी होगा। कैरी ओवर मूवमेंट हम बताए थे कि अगर ये फिक्स्ड सपोर्ट है, अगर ये हिंज सपोर्ट है और यहाँ पे मूवमेंट M अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे M/2 मूवमेंट इंड्यूस्ड होगा। लेकिन दूसरा केस में क्या होगा? यहाँ पे अगर हिंज है, अगर यहाँ पे रोलर सपोर्ट है, अगर यहाँ पे मूवमेंट M अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कुछ भी मूवमेंट नहीं होगा, 0 होगा। ठीक है, 2 केस बताए थे यहाँ पे, तो आपको दोनों चीज याद रखना है।
ठीक है, यहाँ पे ये इतना समझ में आ गया। तो हम यहाँ पे क्या कर दिए, इतना लिख दिए, ज्वाइंट ए लिखे और ये सब कुछ लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे ज्वाइंट बी ज्वाइंट है, इसलिए यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन कर दिए। अब यहाँ पे फिक्स्ड इन मूवमेंट कितना था, एम ए बी फिक्स्ड इन मूवमेंट -26.67 था, तो यहाँ पे हम लिख दिए -26.67। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे एम ए बी कितना था, -26.67, इसलिए हम -26.67 लिख दिए। अब यहाँ पे एम बी ए कितना है, तो एम बी ए का जो वैल्यू है, एम बी ए का जो वैल्यू वो 53.33 है, तो इसलिए वहां पे एम बी ए का जो वैल्यू है यहाँ पे हम 53.33 लिख दिए। ही उसी तरह एम बी सी का जो वैल्यू है वो -15 है, तो -15 लिख दिए। एम सी बी का जो वैल्यू है वो +15 है, तो +15 लिख दिए। एम सी डी का जो वैल्यू है वो -30 था, तो -30 लिख दिए, और यहाँ पे +30 था तो +30 लिख दिए। यहाँ पे फिक्स्ड इन मूवमेंट लिख दिए। ठीक है, इतना तो करने में आपको कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इतना आप इजिली कर पाओगे। सिर्फ स्ट्रक्चर का फॉर्मेट है जो कि आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब आते हैं मेन कैलकुलेशन में, मेन मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यहां से स्टार्ट होता है। अब देखिए आपको इसमें कॉन्सेप्ट क्या फॉलो करना है, ज्वाइंट बी है, ज्वाइंट सी है, तो आपको ये फॉलो करना है कि समेशन ऑफ मूवमेंट एट ज्वाइंट बी इक्वल्स टू 0 होगा। अब ये कैसे होगा, ये दोनों मूवमेंट को अगर हम 0 करते हैं, मतलब दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आ रहा है तो हम उसको बैलेंस करेंगे। तो देखिए अगर 53.33 और -15 ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, जोड़िए 53.33 -15, तो ये दोनों को जोड़िएगा तो 38.33 आएगा। ये किस में आएगा, ये प्लस में आएगा। ठीक है, प्लस में आएगा तो हमको क्या करना है, ये पूरा को 0 करना है। एम यहां पे दोनों को जो समेशन है वो 0 आना चाहिए, तो +38.33 आएगा। तो अगर हम यहां पे -38.33 करते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझिएगा यहाँ पे, जैसे कि अभी हम फिक्स्ड इन मूवमेंट लिख लिए, यहाँ पे फिक्स्ड इन मूवमेंट लिख लिए। अब ज्वाइंट बी पे अभी नीचे वाला स्टेप भूल जाइए आप, अभी नीचे वाला आप स्टेप पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। सिर्फ ज्वाइंट बी पे हमको ये तक पता था, इसका कैलकुलेशन पता है। अब ज्वाइंट बी पे दो मूवमेंट है, 53.33 और -15। अगर ये दोनों को जोड़िएगा तो 38.33 प्लस में आ रहा है। लेकिन हमको क्या कंसेप्ट फॉलो करना है कि यहाँ पे जो मूवमेंट है वो 0 होना चाहिए। तो +38.33 है, यहाँ पे -38.33 करेंगे तो 0 होगा। अब -38.33 कहाँ डालेंगे, तो इसका जितना डिस्ट्रीब्यूशन है इस मेंबर पर डालेंगे, इसका जितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको इस मेंबर पर डालेंगे। तो -38.33 इंटू इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना है, 0.429 है। तो -38.33 इंटू 0.429 करेंगे, कितना वैल्यू आएगा, 16.44 आ गया। तो यहां पे -16.44 करेंगे। अब -38.33 इंटू इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना है, 0.571 है। तो यहां पे 0.57 मल्टीप्लाई करेंगे, -38.33 इंटू 0.571 मल्टीप्लाई करिए कैलकुलेटर से, तो आप देख सकते हैं कैलकुलेटर में वैल्यू आ रहा है 21.88। तो यहाँ पे 21.88 आ गया। ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। बी पे हम बैलेंस कर चुके, अभी मेरा क्या हो गया, अभी सब 0 हो गया। ठीक है, उसी तरह इस सी पे भी करेंगे। ठीक है, सी पे करेंगे तो कितना आ रहा है, 15 और -30, 15 और -30 ये दोनों को जोड़िएगा ना तो -15 आ गया। मतलब बैलेंस कहां हो रहा है, बैलेंस के लिए हमको यही रूल अप्लाई करना है कि एम सी 0 होना चाहिए, समेशन ऑफ मूवमेंट एट सी ज्वाइंट 0 होना चाहिए। तो 0 करने के लिए अब हम क्या करेंगे, जितना देखिए 15 है और -30 है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, -30 सॉरी -15 आ रहा है। -15 में अगर हम +15 जोड़ते हैं तो 0 हो जाएगा। अब +15 हमको सी ज्वाइंट पे करना होगा, तो कैसे करेंगे, क्योंकि ये दो मेंबर है तो दोनों पे जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जितना जितना दिया हुआ है उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा -15। तो -15 इंटू 0.571 इंटू 0.571, अगर ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू आएगा वो 8.565 आएगा। ये हम सिर्फ इस प्रॉब्लम में पूरा डिटेल में बता रहे हैं, अगला प्रॉब्लम से अगला क्वेश्चन से इसको हम जल्दी जल्दी ही बताएंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए हम इतना धीरे धीरे बता रहे हैं। अब ठीक है, अब -15 को
इस मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये कितना है 0.429 है, तो यहाँ पे 0.429 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा 6.435 आएगा। तो यहाँ पे 6.435 आएगा, माइनस नहीं सॉरी, ये देखिए सी ज्वाइंट पे 15 था और -3 था, दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है -15 आ रहा है। इसमें हमको +15 जोड़ेंगे, अब +15 को ये दोनों मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इधर 8.56 आएगा, इधर 6.435 आएगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, +15 को हम इतना, इसका जितना डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है इसमें मल्टीप्लाई कर दिए 0.571, और इसका जितना डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है +15 इंटू 0.429 इसमें डिस्ट्रीब्यूट, इतना जितना वैल्यू आया उसको दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो यहाँ पे 8.565 आ गया, यहाँ पे 6.435 आ गया। अब ये दोनों वैल्यू आ गया तो यहाँ पे क्या हो गया बैलेंसिंग हो गया, तो यहाँ पे बैलेंसिंग लिख दिए। अब देखिए अगर हम एक्स्ट्रा मूवमेंट बैलेंस करने के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, अगर एक्स्ट्रा मूवमेंट यहाँ पे बैलेंस करने के लिए अपने से ना हम अप्लाई कर रहे हैं, इसमें कुछ हम कोई अलग से तो दिया नहीं हुआ है, ये मूवमेंट हम अपने से कैलकुलेट करके लिख दिए यहाँ पे, तो क्या करेंगे इसका जो कैरी ओवर मूवमेंट है, जो इसका जो इंड्यूस्ड मूवमेंट है वो इसके नेक्स्ट ज्वाइंट पे आएगा। जैसा कि हम बताए थे यहाँ पे कि अगर ये फिक्स्ड सपोर्ट है, अगर यहाँ पे हिंज सपोर्ट है, अगर यहाँ पे हम मूवमेंट m अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे m/2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे -16.44 हम लिख दिए, तो इसका जो कैरी ओवर होगा -16.44 डिवाइडेड बाई 2, सेम डायरेक्शन होता है। अगर ये फिक्स सपोर्ट है, अगर यहाँ पे मूवमेंट अगर इस तरह से अप्लाई कर रहे हैं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज ही इंड्यूस्ड होता है। तो यहाँ पे -16.44 है, तो -16.44 m डिवाइडेड बाई 2 -8.22 कैरी ओवर मूवमेंट हो जाएगा। उसी तरह, ठीक है, उसी तरह अब देखिए 6.435 का भी इधर कैरी ओवर होगा डिवाइडेड बाई हाफ, तो 3.22 आ गया। अब यहां पे भी मूवमेंट हम अप्लाई कर रहे हैं तो इसका भी इधर कैरी ओवर आएगा, क्यों नहीं आएगा, आएगा ना। तो देखिए अब बी हम ऑलरेडी बता चुके थे कि ये फिक्स्ड, हमको फिक्स्ड जैसा ही ट्रीट करना है, तो यहां पे अगर हम मूवमेंट अप्लाई करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा मूवमेंट m/2 होगा। तो यहां पे देखिए 8.565 है, तो इसका हाफ यहाँ पे होगा इंड्यूस्ड, और ये जो है ये भी इसका कैरी ओवर होगा, तो इसका भी इधर उसी -21.8 डिवाइडेड बाई 2 तो -10.95, तो सबका डिस्ट्रीब्यूटर हम कर दिए, सबका कैरी ओवर मूवमेंट हो गया, ठीक है। अब इसी चीज में होगा क्योंकि इसके नेक्स्ट ज्वाइंट में ही होगा, ये नहीं है कि उड़ा के हम यहाँ लिख देंगे इधर लिख देंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा। अब ये मूवमेंट है तो इसका तो यही होगा ना, ये नहीं कि हम इसका यहाँ लिख देंगे। अब बोलेगा कि आप ऐसे ही क्यों तीर कर रहे हैं, तो तीर इसलिए कर रहे हैं कि ऊपर नहीं कर रहे हैं क्योंकि यही कैरी ओवर तो इसी पे नेक्स्ट ज्वाइंट पे ही आएगा ना। अब इसका कैरी ओवर है तो इसी ज्वाइंट पे आएगा। अब ये नहीं कि हम मूवमेंट यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं और मूवमेंट कहीं पे और इधर लगने लगेगा, तो यहीं पे नेक्स्ट ज्वाइंट पे ही बोले थे ना कि उसका हाफ होता है, और इसका जो है उसका नेक्स्ट ज्वाइंट पे हाफ होगा। तो ये हो गया आपका कैरी ओवर मूवमेंट। अब क्या करेंगे हम, यहां तक आपका फिर से प्रोसेस वही रिपीट करना है। अब यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो कोई कैरी ओवर नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई भी कैरी ओवर मूवमेंट नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे 0 लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए अब फिर से ज्वाइंट बी पे, ये इधर तक तो बैलेंस था, यहां तक तो बैलेंस था, लेकिन अब ये आके ये कैरी ओवर आके डिस्टर्ब कर दिया, इसको कैरी ओवर मूवमेंट आके यहाँ पे डिस्टर्ब कर दिया, फिर से बैलेंस करना पड़ेगा हमको। तो फिर से ये 0 प्लस, अब क्या है यहाँ पे 0 है एक ज्वाइंट पे 4.29 है, यहां तक तो बैलेंस है, लेकिन यहां के बाद डिस्टर्ब हो गए, तो 0 प्लस 4.29 कितना होगा 4.29 प्लस में आ रहा है। अगर हम यहाँ पे -4.29 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, मेरा यहाँ पे ज्वाइंट पे 0 हो जाएगा। तो -4.29 कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसका जितना डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है -4.29 इंटू 0.429, ठीक है 0.429, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, कितना वैल्यू आएगा, कितना वैल्यू आएगा -1.84 आएगा। तो यहाँ पे -1.84 करेंगे। उसी तरह -4.29 इंटू 0.571 करेंगे, 0.571 करेंगे तो 2.44 आ गया माइनस में, तो यहाँ पे 2.44 आ गया, ठीक है। अगर ये आप दोनों को जोड़िएगा ना तो 4.29 ही आ गया, क्योंकि 4.29 को ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जितना दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसी तरह यहाँ पे भी बैलेंस करेंगे, ये 0 है, यहाँ पे 0 है, ये
59 है, तो 0 माइनस 10.95, इसका पूरा वैल्यू कितना आएगा माइनस 10.95। अगर इसमें प्लस 10.95 जोड़ देते हैं तो ये मेरा बैलेंस हो जाएगा। तो प्लस 10.59 कैसे करेंगे, डायरेक्टली हम बीच में तो नहीं लिख देंगे 10.95, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से। तो प्लस 10.95 इंटू 0.571 करेंगे तो 6.25 आ गया। फिर प्लस 10.95 इंटू 0.429 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.69 आ गया। अब यहाँ पे वही चीज हम लिख दिए 6.25 4.69, ठीक है। फिर से क्या होगा, इसका कैरी ओवर इधर आएगा, फिर से इसका कैरी ओवर इधर आएगा, फिर से इसका कैरी ओवर इधर आएगा, इसका कैरी ओवर इधर आएगा। तो कैरी ओवर कितना आता है, हाफ आता है। तो 1.84 डिवाइडेड बाई 2 करके माइनस 0.92 आ गया। यहाँ पे डिवाइडेड किए तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो माइनस 1.22 आ गया। अगर 6.25 का इसका कैरी ओवर करेंगे तो 3.125 आ गया। अगर इसका हाफ करेंगे तो 2.345 आ गया, ठीक है। कैरी ओवर तो आ गया, यहाँ तक कैरी ओवर आ गया। अब हम ये इसको कितना देर तक करेंगे, ऐसे करेंगे तो पूरा 2 घंटा ऐसा तो होते ही रहेगा हमेशा। तो अब देखिए इसको कहाँ तक करना है, जब तक कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है वो पूरा कम ना आ जाए, मिनिमम ना आ जाए, जैसे 0.1 0.5। अगर मोमेंट का वैल्यू शुरू में ज्यादा दिया हुआ है तो आप 0.1 तक आपको लाना पड़ेगा। अगर मोमेंट का वैल्यू कम ही दिया, मान लीजिए यहाँ पे 26 आया, अगर यहाँ पे 10 ही मोमेंट रहता तो यहाँ पे 0.02 इस तरह के टर्म में आएगा, तब जाके आपको स्टॉप होना पड़ेगा कहीं ना कहीं आपको। क्योंकि देखिए धीरे धीरे जा रहा है तो नीचे में अगर बहुत कम वैल्यू आ जाएगा तो मान लीजिए लास्ट में जब आप बैलेंस करेंगे तो मान लीजिए लास्ट में जो वैल्यू आएगा वो बहुत ही कम डिफरेंस में होगा, तो हम मान सकते हैं कि वो 0 हो जाएगा बैलेंस होके, ठीक है। तो अभी कहाँ तक थे, हम यहाँ तक कर दिए। तो फिर से वही कैरी ओवर उसका करेंगे तो माइनस 0 फिर से इसका करेंगे, फिर से ये दोनों को फिर से बैलेंस करेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे और जितना आएगा उसको बैलेंस करने के लिए जितना जोड़ना होगा या फिर घटाना होगा और फिर उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे 0 + 1 3.125 प्लस में आएगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए माइनस 3.125 करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इधर माइनस 1.34 आ जाएगा, इधर माइनस 1.784 आ जाएगा। फिर इसका कैरी ओवर माइनस 0.67 होगा, फिर इसका कैरी ओवर 0.892 होगा, फिर इसका कैरी ओवर यहाँ तक आया। फिर जो लास्ट स्टेप है बैलेंस होके इतना तक आ गया। अब यहाँ पे जब वैल्यू आया तो हमको लग रहा है कि ये 0.148 है, ये 0.196 है, ये 0.509 है, ये 0.382 है। आप इसको फिर से एक स्टेप ले जा सकते हैं, लेकिन हम अभी यहीं तक स्टॉप कर रहे हैं। तो फिर से एक स्टेप लाएगा तो आंसर में कोई वैसा डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि अभी हम बता रहे हैं क्यों नहीं होगा। अब जितना यहां तक हम लोग क्या किए, पहले कैरी ओवर बैलेंस, कैरी ओवर बैलेंस, कैरी ओवर बैलेंस, बैलेंस पहले करेंगे, इसके बाद कैरी ओवर बैलेंस पहले करेंगे, फिर कैरी ओवर बैलेंस, कैरी ओवर बैलेंस, यहां तक हो गया। अब क्या करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको एक और बैलेंस का यहाँ पे कैरी ओवर लिखने से थोड़ा सा और ठीक रहेगा। नहीं भी लिखेगा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कितना आएगा 0.142 करिएगा तो और डिवाइड बाई 2 आएगा, तो यहाँ पे मान लीजिए आंसर 36.56 आ रहा है तो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, मान लीजिए 562 आ जाएगा, तो ऐसा होगा। अब क्या करेंगे, पूरा ये जो मूवमेंट है ये पूरा मूवमेंट को जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे माइनस 26.67 माइनस 8.22 माइनस 0.92 माइनस 0.66, तो सब तो माइनस में है तो सब जुड़ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो 36.56 आएगा फाइनल एंड पे। इसका अगर ये पूरा कैलकुलेट करिएगा तो 33.45 आएगा, इसका भी 33.45 आएगा। ये पूरा जोड़िएगा तो, और ये पूरा जोड़िएगा तो, ये पूरा जोड़िएगा तो, ये पूरा जोड़िएगा तो ये 17.9 आएगा, ठीक है। तो और यहाँ पे भी अगर ये पूरा जोड़ते हैं आप तो 36.04 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा सा पॉइंट में आंसर आपका डिफर करे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका मेन जो है वो सही होना चाहिए। तो ये क्या आ गया, फाइनल एंड जो मूवमेंट आ गया, ए पॉइंट पे 36.56 आया, बी पे क्या आया 33.45 आया, सी पे क्या आया 17.91 आया, डी पे क्या आया 36.04 आया। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये दोनों का वैल्यू जो है वो सेम ही आएगा, बस पॉजिटिव निगेटिव रहेगा। यहाँ पे दोनों का वैल्यू सेम आएगा, बस क्या होगा पॉजिटिव निगेटिव ही होगा। तो फाइनल एंड मूवमेंट आप कैलकुलेट कर लिए। देखिए मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से बहुत ही आसान है, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, इजीली कर लिए। बस समझाने में टाइम लग रहा है, समझाने में आधा घंटा लग गया, लेकिन आप करिएगा तो जल्दी हो जाएगा। अब देखिए बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाना है, तो इस टाइप के फिगर में
इसे तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको बताया जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अच्छे तरीके से। इसमें ये सिलेबस इस स्ट्रक्चरल एनालिसिस में नहीं है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए सबसे पहले हम फ्री मूवमेंट डायग्राम बनाएंगे। फ्री मूवमेंट क्या था, फ्री मूवमेंट डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो फ्री मूवमेंट डायग्राम बनाते हैं। फ्री मूवमेंट डायग्राम क्या होता है, ए बी स्पैन के लिए, यहां पे लिखना भूल गए हम, फ्री मूवमेंट फॉर ए बी स्पैन क्या हो जाएगा, ए और बी अलग अलग है तो डब्ल्यू ए बी बाई एल होता है फ्री मूवमेंट। फ्री मूवमेंट क्या होगा, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे जो फिक्स्ड बीम होता है, यहाँ पे मूवमेंट को हटा देते हैं, अगर इसको सिंपली सपोर्टेड कर देते हैं तो मैक्सिमम जो मूवमेंट का वैल्यू होता है वही होता है फ्री मूवमेंट। तो डब्ल्यू ए बी बाई एल होगा ए बी के लिए। फ्री मूवमेंट क्या होता है, फ्री मूवमेंट क्या होता है, मान लीजिए फिक्स्ड बीम है, ये फिक्स्ड बीम में अगर ये फिक्स्ड को हटा देते हैं, फिक्स्ड बीम पे क्या होता है, 3 रिएक्शन लगता है फिक्स्ड सपोर्ट पे, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और एक मूवमेंट। तो इस मूवमेंट को हटाने के बाद कितना मूवमेंट क्रिएट होगा, तो अगर हम इस मूवमेंट को हटाते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपली सपोर्टेड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड में हिंज्ड बीम पे 2 ही सब रिएक्शन लगता है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर आपको मूवमेंट निकालना है, मैक्सिमम मूवमेंट, तो इसमें डब्ल्यू ए बी बाई एल होता है। तो यहाँ पे डब्ल्यू ए बी बाई एल करिएगा तो डब्ल्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 60, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई एल कितना हो जाएगा 6, तो कितना आ जाएगा 10 टाइम्स में होगा, तो 4 दूने के 8, 8 इंटू 10 तो 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे 80 हो जाएगा। उसी तरह यूडीएल के लिए क्या होता है, डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 होता है फ्री मूवमेंट। फ्री मूवमेंट मतलब सिंपली सपोर्टेड बीम में जितना मूवमेंट लगता है, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है, सिर्फ रिएक्शन लगता है, मूवमेंट कब लगेगा, जब यहाँ पे फिक्स होगा। तो हम फ्री मूवमेंट कैसे निकालते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम में जितना मूवमेंट, तो यहाँ पे डीसी के लिए क्या हो जाएगा फ्री मूवमेंट, डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 होता है। तो डब्ल्यू कितना है 20 इंटू एल स्क्वायर, कितना है एल स्क्वायर, बीच वाले जो स्पैन था उसका जो वैल्यू था कितना था 3 था, तो डब्ल्यू 20 इंटू एल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, तो इसका वैल्यू जो भी कैलकुलेट करेंगे वो बीसी के लिए फ्री मूवमेंट आ गया। फिर उसी तरह इसके लिए निकालेंगे तो इसके लिए क्या होता है, वही डब्ल्यू ए बी बाई एल होगा। अब ए और बी का वैल्यू सेम दिया हुआ है, ए और बी का वैल्यू 4 और 4 ही दिया हुआ है, तो 30 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 8, 4 दूना के 8 हो जाएगा और 2 दूना के 4 हो जाएगा, तो 30 दूना के 60 हो जाएगा। डब्ल्यू देखिए याद रखिए आपकी पॉइंट लोड होगा, अगर पॉइंट लोड होगा तो वहां पे अगर यहाँ पे जो स्पैन का वैल्यू है वो अलग अलग है, तो डब्ल्यू ए इंटू बी डिवाइडेड बाई एल होगा फ्री मूवमेंट का वैल्यू। अगर यूडीएल होगा तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 होगा फ्री मूवमेंट का वैल्यू। अगर ये सेम होगा तो डब्ल्यू एल बाई 4 वो होगा फ्री मूवमेंट का वैल्यू। 3 टाइप का ही लोडिंग होगा और तीनों का लोडिंग कहाँ बता दिए। तो यहाँ पे ये जो मूवमेंट निकाले थे वो फिक्स्ड इन मूवमेंट था, यहाँ पे फ्री इन मूवमेंट इस तरह से निकालते हैं, तो इसलिए यहाँ पे 80 आया, यहाँ पे 22.9 आया और 60 आया। तो फ्री मूवमेंट डायग्राम कैसे बनाते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम में एबी के लिए इस तरह से बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनेगा। अगर यूडीएल हो पॉइंट लोड होगा, अगर यूडीएल होगा तो पैराबोला होता है, पॉइंट लोड होता है तो ट्रिंगल होता है। तो इस तरह से फ्री मूवमेंट डायग्राम बन गया। अब फिर फाइनल जो इंड मूवमेंट आया वो कैसे बनेगा, वो स्ट्रेट लाइन बनता है। तो यहाँ पे 36.56 आया ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे 33.45 आया, सी पे 17.91 आया और डी पे कितना आया 36.04 आया। हम लोग क्या करते हैं, फाइनल इंड मूवमेंट को हमेशा निगेटिव कंसीडर करते हैं। फाइनल इंड मूवमेंट जो आता है वो उसको हम लोग हमेशा निगेटिव ही कंसीडर करेंगे, यहाँ पे इसलिए निगेटिव लिख दिया। फ्री मूवमेंट डायग्राम जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ये सैगिंग और हॉगिंग का कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे आप मत जानिए, सिर्फ इतना ही याद रखिए कि ये सैगिंग हो गया, ये हॉगिंग हो गया, इसलिए निगेटिव होता है। ठीक है, अब हम इसको फाइनल बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बता रहे हैं। फाइनल बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो फाइनल बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम करने के लिए सबसे पहले हम फ्री मूवमेंट डायग्राम बना दिए, इस तरह से बना दिए फ्री मूवमेंट डायग्राम। अब हम फाइनल एंड मूवमेंट का डायग्राम भी बना दिए, यहाँ पे इधर से किए, यहाँ पे कितना है 33.45, तो यहाँ पे 33.46 आ गया, यहाँ पे 17.9 बना है तो यहाँ पे 17.9 बना आ गया, यहाँ पे 36.04 है तो यहाँ पे 36.04 आ गया, इस तरह से आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो शेडेड पोर्शन है, शेडेड कैसे किया हम लोग,
इसको हम लोग रंगे कैसे, तो देखिए ये जो पोर्शन है इसमें क्या आ रहा है, सिर्फ निगेटिव आ रहा है। ये जो पोर्शन है वो सिर्फ फाइनल एंड मूवमेंट का पोर्शन है, क्योंकि ये तो फ्री मूवमेंट इधर से है ना, ये सिर्फ फाइनल एंड मूवमेंट का पोर्शन है। तो फाइनल एंड का हम क्या बताया था, फाइनल एंड मूवमेंट जो होता है वो हमेशा ही निगेटिव होता है, तो इसलिए यहां पे क्या लिख दिए, निगेटिव लिख दिए। अब अंदर में, इस अंदर में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होगा इस अंदर में, क्योंकि ये इतना दूर का जो फिगर है वो क्या है, फ्री मूवमेंट का भी है और फाइनल मूवमेंट का भी है, तो दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे से बैलेंस होगा। तो इसलिए हम इसको शेडेड नहीं किए हैं, मतलब इसको रंगे नहीं है, और यहां पे प्लस और माइनस दोनों होगा। लेकिन ऊपर वाला जो पोर्शन है, उस पोर्शन में सिर्फ क्या है, फ्री मूवमेंट है, तो इसीलिए क्या कि यहां पे शेडेड कर दिए, क्योंकि उसका एक वैल्यू है और वो वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहां पे वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। उसी तरह ये पोर्शन में सिर्फ फाइनल मूवमेंट है, क्योंकि इसके अंदर ही इस ये ना फ्री मूवमेंट है, ये ना फ्री मूवमेंट है, ये ना फ्री मूवमेंट है, ये तो बाहर आ रहा है, ये जो बाहर पोर्शन आ रहा है ये निगेटिव होगा, इसलिए इसको हम शेडेड किए हैं, ये बैलेंस नहीं हो रहा है। फिर से इस पोर्शन में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ रहा है, मतलब फाइनल इंड मूवमेंट भी है और फ्री इंड मूवमेंट भी है, तो इसलिए ये बैलेंस हो गया। इसको हम लोग रंगेंगे नहीं, इसको हम लोग शेडेड नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ऊपर वाला जो पोर्शन है वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो रहा है, तो इसलिए वो फ्री मूवमेंट है, तो इसलिए वहां पे पॉजिटिव कर दिए। सेम इसी तरह ये भी रंग दिए, ये भी रंग दिए, ये भी रंग दिए, मतलब जो मूवमेंट या तो फ्री मूवमेंट है या फिर फाइनल मूवमेंट है उसको हम लोग शेडेड किए, और फाइनल मूवमेंट होगा तो नेगेटिव दिखाएंगे और फ्री मूवमेंट होगा तो पॉजिटिव होगा। अगर दोनों अगर हो रहा है तो उसको शेडेड नहीं करेंगे, वो कैंसिल हो जाएगा, वो बैलेंस हो जाएगा। ये हटा देते हैं अगर जनरली फिगर में, लेकिन हम लोग ऐसे ही बनाते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो पॉजिटिव नेगेटिव वाला एरिया कैंसिल हो जाएगा, इसलिए नो शेडेड यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो एक ये हो जाएगा जो फाइनल क्वेश्चन हो गया, जो आपको बन गया, आपसे बन जाएगा। देखिए बेसिक्स था, इसलिए हम पूरा डिटेल में बताए हैं। अभी हम आगे जो भी क्वेश्चन कराएंगे पूरा डिटेल में नहीं बनाएंगे, क्योंकि इस तरह से अगर हम बताएंगे तो 1 महीना क्या 2 महीना में सिर्फ स्ट्रक्चर खत्म होगा। तो इसलिए ये पहला क्वेश्चन था, हम आसानी से मतलब ज्यादा बता दिए डिप में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से हम जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्योंकि आप पहले इसको देख लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखिएगा।